आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं वह अपने आप में बेहद अलग और रहस्यमयी है। इस केस में इतने ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आए कि पुलिस भी इस केस को देखकर चकरा जाती है। दरअसल दिन होता है 2 अक्टूबर और साल होता है 2012 का, जब पुणे की एक 19 साल की लड़की बर्थडे पार्टी में जाती है और अगली सुबह ही उसकी लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है शरीर में शराब की ओवरडोज और उसके शरीर में एक मर्द का दिल भी पाया जाता है। फिर डीएनए टेस्ट होता है उन 17 लोगों का जो उस दिन उस पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से कोई इस लड़की का कातिल नहीं निकलता। आखिरकार पुलिस ने यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दी होती है, फिर क्राइम ब्रांच सीबीआई को। तो आज का यह वीडियो एक ऐसे केस पर आधारित है जो सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक रहस्य भी है। इंडिया का सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री सनम हसन मर्डर केस, जो आपको आखिर तक हमारे इस वीडियो में बांधे रखेगी। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे अंत तक जरूर देखें। कहानी शुरू करने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली सनम हसन नाम की एक लड़की से। इस लड़की की उम्र महज 19 साल की होती है। यह पुणे में रहकर अपनी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही होती है और यह सेकेंड ईयर का स्टूडेंट भी होती है। इसका बाकी सब परिवार मुंबई में ही रहा करता था। परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई भी होता है। वैसे तो इस परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी सनम हसन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए वह मुंबई से पुणे आ जाती है। यहाँ पर रहते हुए वह अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही होती है, साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मुंबई के फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एक जाना माना एल्डो का शोरूम होता है। यहां से पैसे भी कमाती थी वह, साथ ही एक फुटबॉल की प्लेयर भी वह होती है। यानी कि सनम हसन हर फील्ड में बहुत अच्छी थी। इसके माता पिता भी उससे बहुत ही खुश रहा करते थे और वह अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए पुणे भी आया करते थे। पुणे में रहते हुए सनम हसन के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। जिस कॉलेज में वह पढ़ाई कर रही होती है वहां पर भी उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। जहां पर एल्डो के शोरूम में वह जॉब करती थी वहां पर भी उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। 2 अक्टूबर 2012 सनम हसन का बर्थडे होता है, जिस वजह से उसके माता पिता मुंबई से उससे मिलने के लिए पुणे आए हुए होते हैं और हसन के साथ पूरा दिन घूमते फिरते हैं, होटल में खाना खाते हैं। उसी दिन सनम हसन अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि आज रात को उसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज की है। दरअसल एल्डो के शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम मोहनीश विजय होता है और इसने आज की रात सनम हसन के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। वह पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसी रात को वो अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। सनम हसन के पेरेंट्स और उसका भाई होटल में ही रुक जाते हैं। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर एक दोस्त के फ्लैट में मोहनीश विजय ने यह पार्टी अरेंज की होती है। अब यह पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है 2 अक्टूबर 2012 की और यहीं से कहानी करवट लेती है, ऐसी करवट जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह रात बीत जाती है, अगला दिन आ जाता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2012 सुबह के तकरीबन 8 बजते हैं। मोहनीश विजय सनम के पिता को कॉल करता है और कहता है जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में आ जाइए, सनम की हालत बहुत खराब है। सनम के पेरेंट्स भागते दौड़ते हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें मालूम चलता है कि सनम की मृत्यु हो चुकी है। अब सनम के जो पेरेंट्स हैं बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कल तक उनकी बेटी जिंदा होती है, कल पूरा दिन उनके साथ होती है, बर्थडे सेलिब्रेट किया होता है और आज उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया। वहां पर पुलिस भी आ जाती है, बॉडी की जांच की जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम चलता है कि
सनम हसन की बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है, यानी कि या तो उसने अपनी मर्जी से या फिर किसी ने जबरदस्ती उसे काफी शराब पिला दी होती है और उसी शराब की ओवरडोज से उसे हार्ट अटैक के कारण सनम हसन की मृत्यु हुई थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम की बॉडी से कुछ सीमेंस के सैंपल्स भी मिलते हैं, यानी कि मृत्यु से पहले सनम के साथ संबंध भी बनाए गए होते हैं, लेकिन यह क्लियर नहीं होता कि यह संबंध सहमति से बनाए गए थे या फिर चोर जबरदस्ती। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात तो यह सामने आती है कि सनम हसन के शरीर में जो तिल होता है वह तिल किसी मेल का होता है, यानी पुरुष का हार्ट होता है। देखिए, जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर के सारे अंगों को निकालकर उनकी जांच की जाती है। डॉक्टरों ने जब उसकी हार्ट की जांच की तो उसके हार्ट में मिले प्रोटीन से यह पाया गया कि हार्ट किसी फीमेल के नहीं बल्कि किसी मेल के हैं। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी फीमेल के अंदर किसी मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो? सनम की बॉडी पर उसके मरने से पहले ऐसा कोई निशान भी नहीं होता जिससे कहा जा सके कि उसकी कोई हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो यहां पर पुलिस के लिए ये केस काफी पेचीदा हो जाता है और यहां पर पुलिस के सामने काफी सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में तो पुलिस को सबसे पहले यह मालूम करना होता है कि यहां पर सनम हसन के साथ संबंध किसने बनाए थे, उसे शराब किसने पिलाया था। इसी के चलते पुलिस इन 17 लोगों को थाने लेकर आती है जो उस रात पार्टी में मौजूद होते हैं, जिसमें सनम के कुछ कॉलेज के दोस्त होते हैं, साथ ही उसके साथ काम करने वाले उसके शोरूम के कुछ कलीग्स भी होते हैं। पुलिस बारी बारी से सभी से पूछताछ करती है, सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है। सनम हसन की बॉडी से जो सेमेन के सैंपल्स मिले होते हैं उनके डीएनए से मैच कराया जाता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो उन 17 लोगों में से किसी का भी सैंपल मैच करता है और ना ही सनम के करीबी दोस्त मोहनीस का डीएनए उस सेमेन के सैंपल से मैच करता है, यानी कि उन 17 लोगों में से किसी ने भी सनम के साथ संबंध नहीं बनाए होते। यहां पर यह केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। उसके बाद पुलिस के सामने दूसरा सवाल यह होता है कि सनम की डेड बॉडी से जो हार्ट मिला था आखिर वो हार्ट किसका था। अब पुलिस मोहनीस विजय से उस रात के बारे में डिटेल से पूछती है तो मालूम चलता है कि बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्तों ने सनम को थोड़ी बहुत शराब पिलाई होती है। धीरे धीरे यह थोड़ी बहुत शराब बहुत ज्यादा मात्रा में बदल गई। शराब की ओवरडोज के कारण रात को ही सनम को उल्टी भी हुई होती है, जिसके बाद मोहनीस ने उसे एक कमरे में सुला दिया होता है और सुबह जब उन्होंने कमरे में जाकर चेक किया तो उन्होंने पाया कि सनम मर चुकी है। वह उसे नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर्स ने चेक किया तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस केस में पुलिस को कुछ भी लीड नहीं मिल रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया और साल आ गया 2014। सनम के पेरेंट्स के कहने पर यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। सीबीआई सारे तथ्यों को जोड़कर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले उन 17 लोगों से बात होती है, उनका बयान लिया जाता है जो लोग उस दिन पार्टी में मौजूद होते हैं। सभी के डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट को डीपली एग्जामिन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता। सीबीआई के सामने एक और बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर सनम की बॉडी से किसी मेल का हार्ट कैसे मिला। तो सबसे पहले इसी की जांच की जाती है तो मालूम चलता है कि जिस दिन हॉस्पिटल में सनम की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा होता है उस दिन वहां पर उसके अलावा 4 और भी बॉडीज मौजूद होती हैं जिनका पोस्टमार्टम हुआ होता है और नियम के अनुसार पोस्टमार्टम करते हुए वीडियोग्राफी करना जरूरी होता है। लेकिन उस दिन वहां पर मेडिकल स्टाफ ने किसी भी पोस्टमार्टम को करते वक्त वीडियोग्राफी नहीं की थी। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आती है कि सनम हसन की मौत के मामले में कहीं ना कहीं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की लापरवाही होती है। हार्ट ट्रांसप्लांट या पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने 2 हार्ट्स को लेकर गड़बड़ी कर दी होती है। रिपोर्ट में यह दर्ज हुआ कि सनम की बॉडी से किसी मेल का हार्ट बरामद हुआ, जिससे पूरे केस की दिशा ही बदल जाती है। हालांकि इस गड़बड़ी का कोई ठोस प्रमाण तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़ने पर यही अंदाजा लगाया गया। पर असली सवाल तो
अब भी वही था। मरने से पहले सनम के साथ संबंध किसने बनाए, इस सवाल का जवाब ढूंढने में पुलिस को पूरे 2 साल लग गए। फिर आया साल 2016 जब सीबीआई के हाथ कोई भी ठोस लीड नहीं लगती, तो वह कोर्ट से एक खास इजाजत मांगती है सनम की डेड बॉडी को कब्र से दोबारा निकालवाने की। कोर्ट इस मांग को मंजूरी तो दे देता है और फिर कब्र से सनम की बॉडी को बाहर निकाला जाता है। बॉडी से कुछ डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं और उन्हें दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन नतीजे फिर निराशाजनक ही रहते हैं। सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे किसी को मुख्य आरोपी ठहराया जा सके। सनम हसन के माता पिता का साफ कहना था कि उनकी बेटी बहुत ही फिट थी, वह एक फुटबॉल प्लेयर थी, कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाती थी। उनका मानना था कि बर्थडे पार्टी में किसी ने जबरदस्ती उसे शराब पिलाई हो, नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया हो और फिर उसकी हत्या कर दी। सीबीआई हर एंगल से जांच करती है, दुश्मनी, प्यार, चलन, हर पहलू को खंगाला जाता है। जिन 17 लोगों को शक के घेरे में लाया गया होता है उनकी पूरी बैकग्राउंड जांच की जाती है। पड़ोसियों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ तक सभी से पूछताछ की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी तहकीकात के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली रहते हैं। यह मामला भारतीय अपराध इतिहास के उन चंद मामलों में शामिल हो गया है जो सुलझने के बावजूद भी अनसुलझे रह जाते हैं। जांच की इतनी लंबी प्रक्रिया के बावजूद इस केस में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे किसी एक इंसान को दोषी ठहराया जा सके। आज भी यह केस पेंडिंग की लिस्ट में है। यह हत्या थी या नेचुरल डेथ, इसका कोई ठोस कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। सीबीआई की रिपोर्ट तो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन इस केस की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक जरूर देती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, खासकर बेटी या बेटा जो घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखें या देखें कि वह किस माहौल में रह रहे हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कहां जाते हैं और क्या क्या करते हैं। और सबसे जरूरी बात तो अपने बच्चे से ऐसा रिश्ता बनाए कि वह किसी भी बात को बिना डर के आपसे शेयर कर सके। अब यह कहानी आपने सुनी, सवाल यह है कि आपका इस केस पर क्या नजरिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी यही कोशिश है कि आप तक ऐसी कहानियां पहुंचे जो ना सिर्फ सच्ची हो बल्कि कुछ सिखाएं भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें और सतर्क रहें। मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही क्राइम की कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।